वेलकम टू आरपी एकेडमी। तो दोस्तों आपको भी पता है यहाँ पर हम लोगों ने डिसीजन मेकिंग का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोग यहाँ पर सेकंड पार्ट कंप्लीट करेंगे एंड मेरी 99.99% कोशिश रहेगी कि इसी पार्ट में आपका कंप्लीट हो जाए डिसीजन मेकिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अप्रोचेस के बारे में पढ़ लेते हैं डिसीजन मेकिंग की। तो अप्रोचेस में हम क्या देखेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर वेरियस स्ट्रैटेजीज और मेथड थे जिससे कि इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन ले रहे थे। अब ये यहाँ पर डिपेंड करेगा कि कंटेक्स्ट क्या है, जो डिसीजन है वो कितना कॉम्प्लेक्स है, कितनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और डिसीजन मेकर का गोल यहाँ पर क्या है। तो कुछ की अप्रोचेस हमारी डिसीजन मेकिंग की रहती हैं जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आता है रैशनल अप्रोच। तो रैशनल अप्रोच में हम देखेंगे लॉजिकल, सिस्टमैटिक, डेटा ड्रिवन डिसीजंस हमें लेने होते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जैसे मान लो 3 कंट्रीज हैं, ठीक है। अब कंपनी यहाँ पर एक्सपेंड करना चाहती है, अपने यहाँ पर ओवरसीज ऑपरेशन शुरू करना चाहती है और देखना चाहती है कि कौन सी कंट्री में करे। तो ये देखेगी कि अच्छा जीडीपी यहाँ पर कितना चल रहा है तीनों कंट्रीज का, टैक्स यहाँ पर क्या रहता है, टैक्स डिमांड, और यहाँ पर जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी डिमांड कैसी है। तो ये कहलाएगा रैशनल अप्रोच, जहाँ पर हम डिफाइन, कलेक्ट, इवेलुएट, चूज और इम्प्लीमेंट कर कर चीजें रिव्यू करते हैं। तो यहाँ पर एक सिस्टमैटिक लॉजिकल प्रोसेस होता है डिसीजन मेकिंग का। डिसीजन मेकर्स फुल्ली इन्फॉर्म्ड होते हैं और ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करते हैं क्या क्या पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स हैं ताकि बेस्ट ऑप्शन चूज कर पाए। तो यहाँ पर हम आइडेंटिफाई और डिफाइन करेंगे प्रॉब्लम को, गैदर एनालाइज रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को करेंगे। जैसे हमने देखा कि हमें प्रॉब्लम क्या है, हमें नहीं समझ में आ रहा कौन सी कंट्री में अपने ऑपरेशंस लेकर आए, तो हमने यहाँ पर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन जैसे कि जीडीपी कैसा चल रहा है प्रीवियस 3 4 5 साल का, फिर यहाँ पर टैक्सेस किस तरह से वर्क करते हैं, डिमांड कितनी है, ये सारी इंफॉर्मेशन गैदर करी। फिर एक रेंज ऑफ पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स चेक करें कि इन 3 कंट्रीज के अलावा और भी कोई कंट्री हो सकती है। फिर ऑल्टरनेटिव्स को भी हमने सेम ही हमारे जो क्राइटेरिया थे इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अपना इवेलुएट करा। देन यहाँ पर जो भी ऑप्टिमल ऑल्टरनेटिव है उसको चूज किया और डिसीजन को इम्प्लीमेंट कर कर फिर रिव्यू किया कि क्या करेक्ट डिसीजन लिया था। तो इवेलुएट और मॉनिटर करेंगे रिजल्ट्स को। अब यहाँ पर एक एग्जांपल इन्होंने दे रखा है कि कंपनी जो कि डिसाइड कर रही है कि उसको न्यू मार्केट में एंटर करना है, तो डिटेल्ड मार्केट रिसर्च करेगी, पोटेंशियल रिटर्न्स देखेगी और मोस्ट प्रॉफिटेबल ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेगी। देन आता है इंट्यूटिव अप्रोच, जिसमें हम गट फीलिंग, इंट्यूशन, एक्सपीरियंस के ऊपर जाएंगे। जैसे डॉक्टर्स जो होते हैं वो डिसीज को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, यहाँ पर जो भी उनके पास एक्सपीरियंस है इतने साल का, तभी तो वो बोलते हैं कि वाली रिपोर्ट सॉल्व करा लो, वैसे मैं श्योर हूँ कि यही वाली डिसीज होगी, बट एक बार रिपोर्ट से यहाँ पर कंफर्म हो जाएगा। तो ये हम इमरजेंसीज में, डायनेमिक एनवायरनमेंट्स में यूज करते हैं। तो इंट्यूटिव अप्रोच में क्या होगा, डिसीजन मेकर के इंस्टिंक्ट्स क्या है, एक्सपीरियंस क्या रहा, गट फीलिंग क्या बोल रही है, उसके ऊपर हम जाएंगे, स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस के ऊपर नहीं। तो जब हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड है तो डिसीजन हमें कॉम्प्लेक्स या अनसर्टेन एनवायरनमेंट में ले पाते हैं। अब यहाँ पर क्विक डिसीजन मेकिंग करनी है तो हम किस चीज को फील करें अकॉर्डिंगली। जैसे अगर फर्स्ट एड दी जाती है, फर्स्ट एड जो दी जाएगी डॉक्टर के थ्रू, वो कैसे दी जा रही है, जो भी उनके इंस्टिंक्ट्स बोल रहे हैं, जो भी उनको यहाँ पर इंट्यूशंस हो रहे हैं, रिलाय करते हैं हम पास्ट एक्सपीरियंस और पैटर्न्स के ऊपर। ये हमारा उन सिचुएशंस में यूज होता है जहां इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है और जल्द से जल्द डिसीजन लेना है। तो एक सीजन मैनेजर जो है वो एक यहाँ पर स्नैप डिसीजन लेते हैं जब कोई क्राइसिस आ जाता है उनके एक्सपीरियंस और इंट्यूशन के अकॉर्डिंग। बाउंडेड रैशनैलिटी अप्रोच, अब यहाँ पर क्योंकि हमारे पास टाइम भी लिमिटेड है और इंफॉर्मेशन भी लिमिटेड है, ऐसे में डिसीजन मेकर सिलेक्ट करेंगे गुड इनफ ऑप्शन, जो कि हमारे लिए परफेक्ट नहीं होगा लेकिन यहाँ पर ठीक ठाक ऑप्शन है। जैसे कि हमारे पास मान लो ऐसा हुआ कि हमें कोई जॉब के लिए जल्द से जल्द बंदे को रखना है। अब यहाँ पर जॉब क्राइटेरिया को जो भी मीट कर पा रहा है ना, तो मिनिमम जॉब क्राइटेरिया भी अगर मीट कर लिया तो हम यहाँ पर पहले कैंडिडेट को रख लेंगे अगर ज्यादा एप्लीकेशंस हमारे पास नहीं आई हैं। तो हर्बर्ट साइमन यहाँ पर इस अप्रोच को लेकर आए थे जिसमें ये एक्नॉलेज कर रहे हैं कि जो डिसीजन मेकर्स हैं उनकी खुद की भी कुछ कॉग्निटिव लिमिटेशंस और कंस्ट्रेंट्स हैं, जैसे लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड इंफॉर्मेशन है। ऐसे में ये यहाँ पर सेटिस्फाइंग सोल्यूशन के लिए सेटल कर लेते हैं जो कि गुड इनफ है रेदर देन ऑप्टिमल है। तो स्टेप्स क्या रहेंगे, प्रॉब्लम को डिफाइन करना, एक सेटिस्फैक्टरी एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ क्राइटेरिया को यूज करना, ऑल्टरनेटिव सर्च करने जो हमारे क्राइटेरिया को मीट करें, और जो भी पहला ऑल्टरनेटिव है हमारे जो क्राइटेरिया को मीट कर रहा है उसको सिलेक्ट कर लेना। तो एक हायरिंग मैनेजर
उस कैंडिडेट को चूज कर रहे हैं जिसके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन है, रेदर देन अपनी सर्च को एक आइडियल कैंडिडेट के लिए कंटिन्यू रखना। फिर आते हैं इंक्रीमेंटल अप्रोच। इंक्रीमेंटल अप्रोच क्या था? यहाँ पर हम एक एक डिसीजन लेकर स्लो ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, तो स्मॉलर स्टेप्स ले रहे हैं। जैसे गवर्नमेंट यहाँ पर धीरे धीरे चेंजेस लेकर आती है, तो इंक्रीमेंटल अप्रोच हमारी मॉडलिंग थ्रू है ना, इसे हमने देखा था पहले भी हमारे पास में जो मॉडल्स थे उसके थ्रू यहाँ पर हम स्मॉल ग्रेजुअल चेंजेस लेते हैं रेदर देन मेकिंग वन लार्ज कॉम्प्रिहेंसिव डिसीजन। ये हमें कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में हेल्प करती है जहां पर बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन हमारे लिए अनक्लियर है। फोकस करेंगे स्मॉल सिक्वेंशियल डिसीजंस पर, एडजस्टमेंट्स यहाँ पर जो फीडबैक हमें रिसीव हुआ है उसके अकॉर्डिंग लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में जो रिस्क है उसको हम अवॉइड कर देते हैं, जो भी हमारे ड्रास्टिक चेंजेस अगर हम लेकर आएंगे तो होगा। जैसे गवर्नमेंट स्मॉल पॉलिसी चेंजेस लेकर आ रही है ओवर टाइम रेदर देन इंट्रोड्यूसिंग अ मेजर रिफॉर्म। फॉर एग्जाम्पल टैक्सेस में अगर गवर्नमेंट ऐसा कुछ कर दे, तो कोलैबोरेटिव और पार्टिसिपेटिव अप्रोच में टीम मेंबर्स या स्टेक होल्डर्स किसी भी डिसीजन मेकिंग में यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं, तो यहाँ पर इनपुट्स दे सकते हैं वो अपने। तो यहाँ आप क्या देखेंगे कि अप्रोच जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प कर रहा है कि डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स यहाँ पर कंसिडर किए जाएं, जो कि यहाँ पर बाय इन हो फ्रॉम दोज अफेक्टेड बाय द डिसीजन। तो जिन लोग को इम्पैक्ट हो रहा है वही लोग यहाँ पर अपनी अपनी जो भी उनकी थॉट्स हैं वो बताएंगे। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर हाई एम्प्लॉय बाइन दे रहे हैं। आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या डिसीजंस लेने हैं, स्टेक होल्डर्स और टीम मेंबर्स को इन्वॉल्व करेंगे, इनपुट आइडियाज यहाँ पर सभी पार्टिसिपेंट्स का लेंगे, डिस्कस इवैल्यूएट करेंगे ऑल्टरनेटिव्स को कोलैबोरेटिव वे में, एक कंसेंसस पर पहुंचेंगे और यहाँ पर मेजॉरिटी डिसीजन लेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे डिसीजन को विद सपोर्ट फ्रॉम द ग्रुप। तो एक कंपनी जिसमें कि एम्प्लॉयज हमारे डिसीजन मेकिंग में आते हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो रीडिजाइन करेंगे वर्क स्पेस को या फिर न्यू लेआउट यहाँ पर लेकर आएंगे, ताकि हर एक एम्प्लॉय जो है उनकी हम बेसिक नीड्स को तो फुलफिल कर ही पाए। ठीक है, देन आता है ह्यूरिस्टिक अप्रोच। ह्यूरिस्टिक अप्रोच क्या होगा, यहाँ पर हम रूल ऑफ थंब यूज कर रहे हैं या शॉर्टकट, ताकि अपने डिसीजंस को सिंप्लीफाई कर पाए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मेंटल शॉर्टकट्स या रूल ऑफ थम्स हैं, ताकि डिसीजन मेकिंग सिंप्लीफाई हो रही है। जैसे एक रेस्टोरेंट है ना, उसको हमने चूज किया। अब वो हमने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर वो कितना रिसेंट एड हमने देखा था उसके अकॉर्डिंग। तो ये अप्रोच जो है इसमें हम डील करते हैं कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के साथ में ऑफ टाइम और रिसोर्सेज हमारे पास जब लिमिटेड हैं, तो ये हमारे पास में लिमिटेड है चीजें यहाँ पर तभी यूज करना, तो लीड करेगा बायसेस या एरर्स की तरफ। जैसे ह्यूरिस्टिक में क्या किया जाता है, अवेलेबिलिटी, कि हमारे पास में कितनी इजीली रिकॉल्ड इंफॉर्मेशन है, इमीडिएट एग्जांपल्स जो हमारे दिमाग में आएंगे। एंकरिंग ह्यूरिस्टिक, जिसमें कि हमारे पास में जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन थी उसका हमारे ऊपर क्या इन्फ्लुएंस है। रिप्रेजेंटेटिव ह्यूरिस्टिक में हम क्या देखते हैं कि हम यहाँ पर सिमिलैरिटी देखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट बेस्ड ऑन हाउ सिमिलर इट इज टू अ प्रोटोटाइप। अब यहाँ पर एक पर्सन जो है वो क्या कर रहे हैं, वो एक प्रोडक्ट को चूज कर रहे हैं बेस्ड ऑन की जो भी रिसेंट एडवर्टीजमेंट उन्होंने देखा। अज्यूम यहाँ पर क्या करें कि वो यहाँ पर प्रोडक्ट की क्वालिटी से समझ पाएंगे। एथिकल मॉरल अप्रोच में क्या होगा, यहाँ पर हम वैल्यूज, फेयरनेस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये सभी चीजें देखते हैं। तो कंपनी जो है वो रिफ्यूज कर देगी कि वो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को हाइड नहीं कर रही अगर इवन इसके प्रॉफिट जो है वो कम हो गए। तो यहाँ हमारे पास मॉरल इम्प्लीकेशंस होते हैं हमारे डिसीजंस के, और हम एम्फेसाइज करेंगे कि क्या चीज सही और क्या गलत है, या क्या सही और जस्ट होना चाहिए। तो अप्रोच में हम अलग अलग एथिकल कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं डिफरेंट ऑप्शंस के, और इम्पैक्ट देखते हैं सभी स्टेक होल्डर्स पर। तो एथिकल इश्यूज हम आइडेंटिफाई करेंगे जो हमारी डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व हैं, जो स्टेक होल्डर्स अफेक्टेड हैं उन्हें कंसिडर करेंगे, ऑप्शन इवेल्युएट करेंगे एथिकल स्टैंड पॉइंट से, चूज करेंगे कि कौन सा ऑप्शन है जो कि अलाइन कर रहा है एथिकल प्रिंसिपल्स के साथ में, इम्प्लीमेंट करेंगे हमारे डिसीजंस को एक एथिकल मैनर में। एक कंपनी यहाँ पर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को रिड्यूस कर सकती है इवन इफ उसको यहाँ पर जो अपनी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, इनपुट कॉस्ट, वो हाई हो जाएगी। तो इसमें क्या है, हम एथिकल वैल्यूज के साथ में अलाइन कर रहे हैं। प्रोस्पेक्ट थियरी अप्रोच, यहाँ पर लोग जो हैं उन्हें लॉस से डर लग रहा है मोर देन यहाँ पर वो गेन्स के बारे में सोच रहे हैं। तो ये हमने पढ़ा था ना डैनियल कहनेमान का और एमोस ट्रेविस का। तो ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर किस तरीके से लोग जो है वो डिसीजंस लेते हैं अंडर रिस्क, और लोग इवेलुएट करेंगे पोटेंशियल गेन्स और लॉसेस को एक रेफरेंस पॉइंट के थ्रू, और ज्यादा सेंसिटिव होते हैं लोग टू लॉसेस देन द गेन्स।
तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जैसे इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ पर कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे थे, उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे थे जहां पर उनके लॉसेस कम हो सकते हैं, लॉस होने के चांस कम है, रेदर देन वहां पर जहां प्रॉफिट होने के भी चांस आई है और लॉस होने के भी। तो यहाँ पर लॉस अवर्जन देखा जाता है, लोग यहाँ पर लॉसेस को अवॉइड करते हैं रेदर देन की एक्वायरिंग इक्विवेलेंट गेन्स। फ्रेमिंग इफेक्ट, तो एक डिसीजन हमारा फ्रेम हुआ एज अ लॉस या गेन हमारी चॉइसेस को इन्फ्लुएंस करेगा। फिर आता है गार्बेज कैन, जो डिसीजन हम ले रहे थे रैंडमली ड्यू टू अनक्लियर गोल्स एंड फ्लूइड पार्टिसिपेशन। यहाँ पर अप्रोच में हमारे पास में ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन मेकिंग है जिसमें एक chaotic प्रोसेस होता है जहाँ प्रॉब्लम, सोल्यूशन, पार्टिसिपेंट्स और चॉइसेस सब चीजें एक साथ मिक्स होकर एक गार्बेज कैन बनाती हैं। डिसीजंस बेस्ड होते हैं कि हमारे जो ये एलिमेंट्स हैं ये एक जगह आकर कॉन्फ्लुएंस कर रहे हैं, एक जगह आकर मिल जा रहे हैं रेदर देन अ स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस। तो डिसीजन मेकिंग फ्लूइड और डायनामिक है। सॉल्यूशंस यहाँ पर हम पहले प्रपोज कर देते हैं इवन बिफोर कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो हमने आइडेंटिफाई की। पार्टिसिपेशन और इन्वॉल्वमेंट डिसीजन मेकिंग में हमारा वेरी करता है। तो एक लार्ज कॉर्पोरेशन जहाँ पर डिसीजन जो है वो बेस्ड है हमारी प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस टू बी इन फोकस एट एनी टाइम रेदर देन कि हम एक सिस्टमैटिक प्रोसेस यहाँ पर फॉलो करें। क्रिएटिव अप्रोच, क्रिएटिव अप्रोच आपकी कब आती है, जब हम इनोवेटिव आइडियाज लेकर आते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जनरेट करेंगे इनोवेटिव आइडियाज और नोवेल सॉल्यूशंस, ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी, आउटसाइड बॉक्स सोचेंगे चीजों को और एक्सप्लोर करेंगे अनकन्वेंशनल ऑल्टरनेटिव्स। तो जो प्रॉब्लम है ब्रॉड टर्म्स में उसे डिफाइन करा, ओपन एंडेड थिंकिंग एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग की, एक्सप्लोर करा मल्टीपल डाइवर्स ऑल्टरनेटिव्स, इवेलुएट करेंगे फिजिबिलिटी कितनी है, पोटेंशियल इम्पैक्ट क्या है इन सॉल्यूशंस का और इम्प्लीमेंट करेंगे जो भी सबसे ज्यादा प्रॉमिसिंग क्रिएटिव सॉल्यूशन रहेगा। तो एक मार्केट टीम ब्रेनस्टॉर्म करती है अनकन्वेंशनल आइडियाज ताकि नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करे और यहाँ पर कंपटीशन में स्टैंड आउट कर पाए। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं डिसीजन मेकिंग स्टाइल्स पर। डिसीजन मेकिंग स्टाइल्स यहाँ पर क्या है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स वे जिसमें कि हम ये डिसाइड करते हैं कि कैसे एक ग्रुप या फिर एक पर्सन डिसीजन ले रहा है, चाहे वो अकेले डिसीजन ले या दूसरे लोगों के साथ मिलकर। यहाँ पर क्या डेटा उनके पास है, क्या इंट्यूशंस को फॉलो करा या फिर क्रिएटिविटी को। तो ये कैरेक्टरिस्टिक वेज इन विच इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स अप्रोच एंड रिजॉल्व डिसीजंस, यहाँ पर ये इन्फ्लुएंस होते हैं पर्सनल ट्रेट्स, ऑर्गेनाइजेशनल का कल्चर, स्पेसिफिक सिचुएशन एट हैंड। तो यहाँ पर डिफरेंट डिसीजन मेकिंग स्टाइल्स को हमें अगर समझना है तो उससे क्या होगा, हम मोस्ट इफेक्टिव अप्रोच समझ पाते हैं एक गिवन कंटेक्स्ट में क्या रहेगी। तो कुछ कॉमनली रिकॉग्नाइज डिसीजन मेकिंग स्टाइल्स हैं जिसमें सबसे पहले आता है आपका ऑटोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग, जिसमें जो लीडर है, लीडर अकेले सारी चीजें सोच रहा है और यहाँ पर कोई भी कंसल्टेशन नहीं कर रहा। तो ऑटोक्रेटिक क्या होता है कि आप अकेले सारी चीजें कर रहे हो। तो क्विक डिसीजन यहाँ पर अगर हमें चाहिए, क्राइसिस की सिचुएशन है, तो सीईओ ने क्या किया, कोई इमरजेंसी डिसीजन ले लिया ताकि वो यहाँ पर किसी प्रोजेक्ट को अगर शट डाउन करना चाह रहे हैं ताकि और ज्यादा लॉसेस ना हो। तो एक ऑटोक्रेटिक स्टाइल में एक लीडर या एक डिसीजन मेकर डिसीजन लेता है यूनिलैटरली बिना किसी को कंसल्ट किए हुए। अब ये जो स्टाइल होता है ये यहाँ पर क्विक डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल होता है या नेसेसरी होता है, जहाँ पर हम डिसीजन मेकिंग जो कर रहे हैं वो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन और एक्सपर्टीज के साथ करेंगे। फास्ट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, लिटिल या नो इनपुट फ्रॉम अदर्स, क्लियर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक सीईओ यहाँ पर रैपिड डिसीजन लेते हैं क्राइसिस के टाइम पर बिना मैनेजमेंट टीम को कंसल्ट किए। डेमोक्रेटिव या फिर पार्टिसिपेटिव डिसीजन स्टाइल में लीडर इनपुट्स ले रहा है दूसरे लोगों से, उसके बाद फाइनली डिसाइड करेगा। तो जब हमारी डिसीजंस हमारी टीम को अफेक्ट करते हैं या कोलैबोरेशन इंपॉर्टेंट होती है तो हम इसमें यूज करते हैं। तो यहाँ पर डिसीजन मेकर जो है वो दूसरे लोगों को इन्वॉल्व करेंगे डिसीजन मेकिंग में, उनके इनपुट्स लेंगे, फीडबैक लेंगे, तब फाइनल डिसीजन पर अराइव करते हैं। तो डिसीजन हमारा जो है यहाँ पर कोलैबोरेटिव स्टाइल में लिया गया एंड हायर लेवल ऑफ बाय इन आएगा फ्रॉम दोज इन्वॉल्व्ड। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, इंक्लूसिव कोलैबोरेटिव प्रोसेस है, इनपुट हमें टीम मेंबर से, स्टेक होल्डर से मिलता है, उसको हम यहाँ पर वैल्यू करते हैं, डिसीजन जो है वो हमारे लॉन्गर टाइम के लिए लिए जाते हैं क्योंकि हमें कंसल्टेशन करनी है तो यहाँ पर थोड़ा ज्यादा समय भी ले जाते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है कि कोई प्रोजेक्ट मैनेजर पूरी टीम को इन्वॉल्व कर रहे हैं और तब यहाँ पर प्रोजेक्ट की टाइमलाइंस और की माइलस्टोन्स को डिसाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्रोजेक्शन आपका जो है इसमें हमारे पास क्या पार्टिसिपेशन ज्यादा है लेकिन डिसीजंस जो है वो स्लो पेस पर बन रहे हैं।
कंसल्टेटिव डिसीजन मेकिंग स्टाइल, लीडर इनपुट ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो फाइनल डिसीजन है वो यहाँ पर उनका ही होगा। तो कंसल्टेटिव स्टाइल में डिसीजन मेकर इनपुट, तो हम बात सुनो सबकी करो मन की, डिसीजन सबसे ले रहे हैं इनपुट्स, लेकिन अल्टीमेटली फाइनल डिसीजन खुद लेते हैं। तो स्टाइल जो है एक मिडिल ग्राउंड है बिटवीन ऑटोक्रेटिक एंड डेमोक्रेटिक अप्रोच। तो इनपुट हमने सबसे गैदर करा, फिर फाइनल डिसीजन लीडर के साथ में आएगा, वो लेंगे। बैलेंस यहाँ पर कर रहे हैं स्पीड और इंक्लूसिविटी को। यहाँ पर डिसीजन मेकर जो है वो दूसरों के ओपिनियन को वैल्यू तो करते हैं लेकिन कंट्रोल हाथ में रखते हैं। तो यहाँ पर हम एक बैलेंस जो इनपुट देखते हैं जिसको हमारे यहाँ पर माइट भी यूज नहीं किया हो, और जो टीम फीलिंग है वो हो सकता है कि यहाँ पर इग्नोर कर दी जाए। तो एग्जाम्पल क्या है कि मैनेजर ने अपनी टीम से पहले यहाँ पर प्रोसेस के बारे में बोला कि आप डिसाइड करो, लेकिन जो फाइनल चॉइस थी वो इंडिपेंडेंटली ले ली। या फिर मैनेजर ने टीम को बोला कि अब आप कुछ सजेशंस दो, लेकिन फिर फाइनली यहाँ पर अपना डिसीजन लिया। कंसेंसस बेस्ड डिसीजन मेकिंग, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ग्रुप जो है वो अग्री करता है या फिर ऑलमोस्ट अग्री करेगा डिसीजन पर। तो कंसेंसस स्टाइल में एग्रीमेंट सभी पार्टिसिपेंट से ली जाती है, उसके बाद डिसीजन लिया जाता है। तो एक डिसीजन यहाँ पर जो हर कोई सपोर्ट कर सकता है, इवन वो उनकी पहली चॉइस नहीं है तो भी। और स्टाइल यहाँ पर कोलैबोरेटिव या कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट से आता है, जिसमें डिसीजन में हमें ग्रुप एग्रीमेंट या फिर नियर यूनानिमिटी चाहिए, ठीक है, एंड हाई लेवल ऑफ कोऑपरेशन डिस्कशन। डिसीजन मेकिंग जो है वो टाइम कंज्यूमिंग हो सकती है। तो ये आपके लिए एक एग्जांपल है कि कोई एनपीओ है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉन प्रॉफिट बोर्ड, जो कि एक साथ काम कर कर एक कंसेंसस पर पहुंचते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रेटेजिक प्लान है वो क्या रहेगा। फिर आता है हमारे पास में, अच्छा इसमें क्या होगा, कमिटमेंट तो स्ट्रांग है सब लोगों की एग्री करने की, लेकिन ये काफी स्लो और डिफिकल्ट प्रोसेस है। डेलीगेटिव लेजिस्लेटिव डिसीजन मेकिंग स्टाइल, जिसमें लीडर जो है वो डिसीजन मेकिंग पावर सबको देता है, डेलीगेट कर देता है। तो यहाँ पर हमारे पास में डिसीजन मेकर डेलीगेट करेगा डिसीजन दूसरे लोगों के पास, उनको अथॉरिटी देगा कि वो फाइनल डिसीजन ले सकते हैं बिना डायरेक्ट ओवरसाइट के। स्टाइल जो है तब इफेक्टिव है जब डिसीजन मेकर ट्रस्ट कर रहा है एक्सपर्टीज हमारी टीम की, या फिर जो डिसीजन है वो हमारे लिए उतना क्रिटिकल नहीं है, तो अथॉरिटी हम दूसरे लोगों को दे देते हैं। लीडर यहाँ पर मिनिमल इनपुट या फिर गाइडेंस देता है। इफेक्टिव है ये इन एम्पावरिंग टीम्स एंड प्रमोटिंग ऑटोनॉमी। तो एक डिपार्टमेंट जो है, जैसे आईटी हेड है, वो यहाँ पर टेक टीम को बोलते हैं कि आप खुद से बेस्ट साइबर सिक्योरिटी टूल चूज कर लो। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट हमारे पास में चॉइस ऑफ सॉफ्टवेयर टूल्स बोल रहे हैं ताकि वो बेस्ट डिसीजन ले पाए। डायरेक्टिव डिसीजन मेकिंग स्टाइल, तो यहाँ पर लीडर्स जो है वो रूल्स को यूज करेंगे, स्ट्रक्चर्स को, इंस्ट्रक्शंस को, और यहाँ पर क्विकली और कमांड बेस्ड डिसीजन लेते हैं। तो यही हमारे पास में डायरेक्शंस दी जा रही है ना। क्लियर स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है जिसमें कि लॉजिक, रूल्स, प्रोसीजर्स को हम फॉलो कर क्विक डिसीजन लेते हैं, और ये उन एनवायरमेंट्स में होता है जहां पर हमें क्विक एंड डिसीजिव एक्शन लेना होता है। तो लिटिल क्रिएटिविटी या इनपुट की हमें जरूरत है, एफिशिएंसी ज्यादा होगी, उस पर फोकस किया जाएगा, क्लैरिटी होगी, डिसीजंस जो है वो क्विकली फैक्ट्स और रूल्स के हिसाब से बनेंगे, लेस एम्फेसाइज होता है जो इनपुट्स हमें दूसरों से मिलते हैं। तो एक मिलिट्री कमांडर यहाँ पर क्विक टैक्टिकल डिसीजंस लेते हैं इन द फील्ड बेस्ड ऑन एस्टैब्लिश्ड प्रोटोकॉल्स। एनालिटिकल स्टाइल, डेटा यूज करेंगे, रिसर्च, ऑल्टरनेटिव्स, लॉजिक डेटा ड्रिवन डिसीजंस, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, थरली एनालाइज करेंगे इन्फॉर्मेशन, ऑल्टरनेटिव्स हमारे पास क्या क्या है उन्हें देखेंगे, तब एक डिसीजन लेंगे। तो ये हमारे पास में लॉट ऑफ डेटा होगा, मल्टीपल ऑप्शंस रहेंगे, और तब हम यहाँ पर ज्यादा इन्फॉर्म लेकिन स्लो डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। तो डेटा रिसर्च, डिटेल एनालिसिस पर फोकस है, वाइड रेंज ऑफ ऑल्टरनेटिव्स हैं। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है ये हमारे लिए यहाँ पर टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। एक फाइनेंशियल एनालिस्ट यहाँ पर केयरफुली इवेलुएट करेंगे अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, डिटेल्ड मार्केट रिसर्च करेंगे, डेटा यहाँ पर यूज करेंगे, तब अपने लिए एक पोर्टफोलियो रिकमेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो मल्टीपल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस देखकर डेटा के थ्रू हम तब यहाँ पर चीजें फाइनलाइज करते हैं। तो ये कैसा है, कॉम्प्लेक्स डिसीजंस के लिए अच्छा है लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है। फिर आते हैं बिहेवियरल डिसीजन स्टाइल में, जहां पर ये पीपल ओरिएंटेड है, इमोशन, रिलेशनशिप, टीम हार्मनी, इस पर फोकस करते हैं। तो इम्पैक्ट यहाँ पर डिसीजन का लोगों पर, रिलेशनशिप पर क्या होगा। डिसीजन मेकर्स जो होते हैं वो यहाँ पर एम्पैथेटिक होते हैं, सपोर्टिव होते हैं, और कंसिडर करते हैं कि क्या डिसीजन जो है वो हमारी
टीम्स को अफेक्ट कर सकते हैं या फिर इसके मोरल को। कैरेक्टरिस्टिक्स में एम्फेसाइज करेंगे लोगों के ऊपर, रिलेशनशिप्स के ऊपर। डिसीजंस जो हैं वो हमें प्रमोट करवाते हैं हार्मनी एंड कोलैबोरेशन। डिसीजन मेकर जो है वो प्रायोरिटाइज करेंगे ग्रुप कोहेशन ओवर ऑप्टिमल एफिशिएंसी। तो एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर एक कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्ट्रेटजी यूज करते हैं जिसमें प्रायोरिटाइज करेंगे कि कैसे गुड टीम को मेंटेन करना है और रिलेशनशिप्स को यहाँ पर ध्यान में रखना है ओवर इमीडिएट प्रोडक्टिविटी। कॉन्सेप्चुअल डिसीजन मेकिंग स्टाइल में क्या होगा, बिग पिक्चर यहाँ पर बन जाती है, क्रिएटिव फ्यूचर ओरिएंटेड डिसीजन मेकिंग हम करते हैं। तो जो कॉन्सेप्चुअल डिसीजन स्टाइल है ये यहाँ पर एक फोकस होगा बिग पिक्चर के ऊपर, लॉन्ग टर्म थिंकिंग, क्रिएटिविटी। डिसीजन मेकर्स यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स इश्यूज के लिए इसको यूज करते हैं जहाँ मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स और वैल्यू इनोवेशन सॉल्यूशंस होते हैं। तो एम्फेसाइज किस किस चीज पर किया जाएगा, क्रिएटिविटी के ऊपर, विजन के ऊपर, लॉन्ग टर्म प्लानिंग। डिसीजंस हमारे ब्रॉडर इम्प्लीकेशंस देखकर और फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज देखकर लिए जाते हैं। हम यहाँ ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं और अनकन्वेंशनल आइडियाज को एक्सप्लोर करते हैं। तो एक एग्जांपल है कि एक सीईओ ने एक विजनरी स्ट्रेटजी बनाई कंपनी की ग्रोथ के लिए फॉर नेक्स्ट 10 इयर्स एंड यहाँ पर इनकॉर्पोरेट करा इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज को और बिजनेस मॉडल्स को। इंट्यूटिव स्टाइल यहाँ पर अपना वही है कि हम गट फीलिंग के साथ जाएंगे, पास्ट एक्सपीरियंसेस के साथ में, इंस्टिंक्ट्स के साथ में। तो ये हमारी जहाँ पर कोई क्लियर आंसर नहीं है और डिसीजन हमें क्विकली लेना है, डिटेल्ड एनालिसिस का टाइम नहीं है। डिसीजंस बेस्ड ऑन इंट्यूशंस, एक्सपीरियंसेस रेदर देन स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस। डायनेमिक या अनसर्टेन सिचुएशंस में लिए जाएंगे, क्विक और कॉन्फिडेंट डिसीजंस लिए जाते हैं। एंटरप्रेन्योर डिसाइड करेंगे कि वो एक स्टार्टअप का जो बिजनेस है तो जितनी भी डिसीजन मेकिंग स्टाइल है इनकी खुद की स्ट्रेंथ्स और वीकनेस है और इफेक्टिवनेस जो है पर्टिकुलर स्टाइल की वो डिपेंड करेगी कि स्पेसिफिक कंटेक्स्ट क्या है जिसमें नेचर ऑफ डिसीजन, अर्जेंसी और ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर देखा जाता है। इन प्रैक्टिस बहुत सारे डिसीजन मेकर्स हैं जो कि एक कॉम्बिनेशन इन स्टाइल्स का यूज करते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। अब आ जाते हैं क्या क्या बायसनेस हो सकती है डिसीजन मेकिंग में। एक ट्रिक से इन्हें याद कराऊं, रुको, बाइसेस नहीं अप्रोचेस, रुको, स्टाइल्स आई मीन। देखो सबसे पहले ए डी सी सी डी डी ए बी सी आई। तो ए डी आपका क्या हो गया, अथॉरिटी बेस्ड, तो यहाँ पर ऑटोक्रेटिक और डायरेक्टिव रहेंगे। पीपल बेस्ड या कंसेंसस बेस्ड आपको कौन सा है, डेमोक्रेटिक, बिहेवियरल और कंसेंसस। फिर डेटा बेस्ड आपका कौन सा जाता है, ये जाता है आपका एनालिटिकल, ठीक है। फिर आपके पास में आते हैं फ्यूचर बेस्ड जो, तो फ्यूचर बेस्ड में आपके पास कौन सा होता है, कंसेप्चुअल, ठीक है। एक्सपीरियंस बेस्ड आपका कौन सा रहता है, इंट्यूटिव। इसके बाद में फ्रीडम बेस्ड आपका रहता है डेलीगेटिव, ठीक है। और मिक्स्ड में आपके पास कंसल्टेटिव जो है वो मिक्स में भी आ जाता है। तो हमारे पास में किस तरीके से बन जाते हैं, अथॉरिटी बेस्ड में ऑटोक्रेटिक, डायरेक्टिव, फिर हमारे पास डेमोक्रेटिक और बिहेवियरल कंसेंसस आ जाता है। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास में कौन से आ जाएंगे, डेटा बेस्ड आ जाएंगे, फिर हमारे पास में कॉन्सेप्चुअल आ जाएगा, इंट्यूटिव आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा डेलीगेटिव आ जाएगा और कंसल्टेटिव आता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे पास में कुछ रहते हैं। चलो बायसनेस देख लेते हैं अब हमारे डिसीजन मेकिंग में। आई थिंक अच्छी ट्रिक नहीं बन पाई, छोड़ो सॉरी तो यहाँ पर कॉमन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है हमारे में, क्या क्या डिसीजन मेकिंग बायसेस होती हैं। तो बायसेस क्या है, बायसेस वो एरर्स हो जाते हैं जो कि कैसे आए हैं, जब हम रैशनल डिसीजंस नहीं ले पा रहे। तो जो शॉर्टकट्स हमने लिए थे, जैसे ह्यूरिस्टिक मेथड में हमने शॉर्टकट्स लिए, या हम इंट्यूटिव चले गए थे, इमोशन बेस्ड चले गए थे, पास्ट एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग जा रहे थे, सोशल प्रेशर्स में, या फिर परसेप्शन एरर हो गई थी। तो ये सब हमारे लिए बायसेस की तरफ ले जाते हैं। तो बायसेस यहाँ पर क्या है, सिस्टमैटिक पैटर्न है डिविएशन का रैशनैलिटी या ऑब्जेक्टिविटी से, जहां पर हमारे जजमेंट्स और डिसीजंस अफेक्ट होते हैं। तो ये हमारी कॉग्निटिव शॉर्टकट्स जो हैं, ठीक है, इमोशनल इन्फ्लुएंसेस, सोशल फैक्टर्स, एनवायरमेंटल प्रेशर, यहाँ से रिजल्ट करते हैं। ये समटाइम्स हमें क्विक एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग की तरफ ले जाते हैं, समटाइम्स हम यहाँ पर एरर्स अपनी ले लेते करते हैं एंड सब ऑप्टिमल आउटकम्स, मतलब अच्छी क्वालिटी के आउटकम्स हमें नहीं मिल रहे। तो इन्हें समझने के लिए बायसेस जो हैं इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस को हेल्प करते हैं
कि कैसे वो इन इफेक्ट्स को मिटिगेट करें और ज्यादा इन्फॉर्म डिसीजंस ले पाए। तो कुछ हमारे पास कॉमन बाइसेस रहेंगी, जैसे हमारे पास आती है कंफर्मेशन बाइस। कंफर्मेशन बाइस किस पर फोकस करती है? ये फोकस करती है कि हमारे पास केवल और केवल हमने इंफॉर्मेशन के ऊपर फोकस किया था, हमारा जो फोकस था वो केवल इंफॉर्मेशन के ऊपर था जो हमारे बिलीव्स को सपोर्ट कर रहे थे। जैसे कि अगर मुझे ये लग रहा है कि एम्प्लॉय लेजी है और यहाँ पर वो कभी लेट आए, तो वो उसको मैं यहाँ पर बोल दूंगी कि हाँ ये तो लेजी है, डिसिप्लिन में नहीं रहते। अब हो सकता है उन्होंने कुछ अच्छा काम किया लेकिन उस पर मैंने ध्यान ही नहीं दिया। तो टेंडेंसी यहाँ पर किस चीज की है कि हम सर्च करें, इंटरप्रेट करें और रिमेम्बर रखें उस इंफॉर्मेशन को जो कि हमारे प्री एग्जिस्टिंग बिलीव्स को यहाँ पर फॉलो कर रही है या हाइपोथेसिस को, जबकि हम लेस कंसिडरेशन देते हैं ऑल्टरनेटिव व्यू पॉइंट्स को। इम्पैक्ट क्या होगा? रीइंफोर्स कर लेंगे एग्जिस्टिंग बिलीफ को, लेकिन जो कॉन्ट्राडिक्टरी इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल होगी, एविडेंसेस अवेलेबल होंगे, उन्हें हम कंप्लीटली इग्नोर कर देंगे और यहाँ पर बायस्ड इंफॉर्मेशन लेंगे। तो एक मैनेजर जो ये बिलीव कर रहे हैं कि पर्टिकुलर एम्प्लॉय अंडर परफॉर्म कर रहा है, अब यहाँ पर जो जो उनके पास में ऐसे एविडेंसेस है उनके बिलीफ को फॉलो करने वाले, सपोर्ट करने वाले, वो तो ये ध्यान में रखेंगे, लेकिन अगर कोई अच्छा काम उन्होंने किया है तो वो उस चीज को यहाँ पर ध्यान नहीं रखेंगे। एंकरिंग बायस, एंकरिंग बायस में क्या होगा? यहाँ पर हम बहुत ज्यादा जो फर्स्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, जो होता है ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, उसी के ऊपर बहुत ज्यादा यहाँ पर डिपेंडेंट हो गए। तो जब हम अपने डिसीजंस लेते हैं, इवन दो ये इररेलेवेंट होगा, तो यहाँ पर जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन है वो हमारा रेफरेंस पॉइंट बन गया। जैसे किसी प्रोडक्ट को हमने देखा 5,000 रुपीज पर, ठीक है, और यहाँ पर फिर हमने देखा कि उधर लिखा हुआ था डिस्काउंट एंड 3,500 में वो मिल रहा है। अब हो सकता है प्रोडक्ट तो एक्चुअली 5,000 का ही था, लेकिन सॉरी 3,500 का, लेकिन हाई प्राइस पर डिस्काउंट देखकर हमें लग रहा है कि हाँ ये हमें सस्ते में मिल गया। तो ये हमारे पास में स्क्यूड डिसीजन हो जाता है। सब्सिक्वेंट जजमेंट जो है वो इनिशियल एंकर से इन्फ्लुएंस हो गई, रिगार्डलेस की कितनी रेलेवेंट है। तो एक कस्टमर हाई इनिशियल प्राइस देखेगा प्रोडक्ट का और परसीव करेगा कि सब्सिक्वेंट डिस्काउंट जो है वो ज्यादा सिग्निफिकेंट है, इवन दो जो फाइनल प्राइस था वो प्रोडक्ट की वैल्यू जो हमने लिया, जैसे 3,500 का हमने लिया, लेकिन वो एक्चुअली मार्केट में 2,000 का ही था। ओवर कॉन्फिडेंस बायस, यहाँ पर हम ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं अपनी खुद की नॉलेज को या स्किल्स को। तो कुछ लोग होते हैं ना, सोचते हैं यार पिछली बार पढ़ा था, एक बार में एग्जाम क्लियर हो गया, तब तो मैंने मेंस भी दिया था तो प्रीलिम्स तो बिना पढ़े भी क्लियर हो जाएगा। बट यहाँ पर हमने ओवर एस्टिमेट कर लिया, माइट भी हम कुछ चीजें भूल गए हो। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? ओवर एस्टिमेट करेंगे खुद की एबिलिटीज, नॉलेज, प्रेडिक्शंस को। तो यहाँ पर ये जो लोग होते हैं ये ज्यादा ऐसा मानते हैं कि उनकी जो जजमेंट है वो एक्यूरेट है देन वो एक्चुअली होती है। तो एक इन्वेस्टर हैं जो कि प्रेडिक्ट कर रहे हैं मार्केट ट्रेंड्स को बेटर देन अदर्स, वो ये मानकर चलेंगे कि अब यहाँ पर मैं रिस्की इन्वेस्टमेंट्स भी लूंगा तो भी मुझे अच्छे रिटर्न से मिलेंगे, जबकि ऐसा नहीं हो रहा। ठीक है, तो वो यहाँ पर रिस्की ट्रेड्स में भी इन्वेस्ट करने लग जाते हैं। तो इससे क्या हो रहा है? एक्सेसिव रिस्क ले लिया, अंडर एस्टिमेट कर लिया चैलेंजेस को, या फिर एडिक्वेटली खुद को प्रिपेयर नहीं किया। अवेलेबल ह्यूरिस्टिक्स, तो यहाँ पर क्या हुआ? हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर बिलीव कर रहे हैं कि हमें सब कुछ पता है, ठीक है, आफ्टर आउटकम। तो डिसीजन हमने किसी इंफॉर्मेशन के ऊपर ले लिए जो सबसे जल्दी आसानी से अवेलेबल थी या रिसेंट थी, रेदर देन रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। तो ओवर एस्टिमेट कर लिया इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी सर्टेन इवेंट्स की और अंडर एस्टिमेट कर दिया दूसरों को। तो जैसे न्यूज रिपोर्ट देखी एयरप्लेन क्रैशेस की, तो एक पर्सन ने यहाँ पर ओवर एस्टिमेट करा डेंजर फ्लाइंग का, और फिर यहाँ पर स्टैट्स ये भी दिखा रहे हैं कि सेफर यहाँ पर हमारे लिए ये ऑप्शन है देन ड्राइविंग बाय रोड, बट फिर भी हम इसे फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास में एक एग्जांपल हो जाता है। ह्यूरिस्टिक बायस के बाद में यहाँ पर एक और एग्जांपल हम मैनेजर्स के पर्सपेक्टिव से लें, तो यहाँ पर मान लो उनको सक्सेस मिली किसी एक प्रोजेक्ट से, ठीक है, तो उनको लगता है कि अच्छा मुझे तो सब पता है, फिर उन्होंने दूसरे प्रोजेक्ट्स के लिए ज्यादा रिसर्च नहीं की। हिंड साइड बायस, हिंड साइड बायस में क्या आएगा? हम ये मान रहे हैं कि हमें सब कुछ पता है, ठीक है, और वो ये सॉरी एक सेकेंड ना, ह्यूरिस्टिक वाले में हमारे लिए क्या था कि हमारी जो डिसीजंस हैं वो हमने किस हिसाब से लिए हैं कि हमारे पास जो भी सबसे आसानी से इंफॉर्मेशन हमें याद रहेगी। ठीक है, हिंड साइड बायस में होता है कि हमें सब कुछ पता है, तो हम यहाँ पर टेंडेंसी रखेंगे बिलीव करने की कि कोई इवेंट जब हुआ उसके बाद में कि हमने ये प्रेडिक्ट किया था, ये एक्सपेक्टेड था आउटकम, तो आई न्यू इट ऑल अलोंग, मुझे तो हमेशा से मालूम था ऐसा होगा। ये यहाँ पर हमने यहाँ पर आउटकम देखा
तो डिस्टॉर्ट कर देता है मेमोरी को, ओवर कॉन्फिडेंस ले आता है फ्यूचर डिसीजन मेकिंग में। तो अगर कोई सक्सेसफुल प्रोडक्ट लॉन्च हुआ तो मैनेजर क्लेम करेगा कि अच्छा उन्हें तो सब कुछ पता था जब यहाँ पर प्रोडक्ट जो है सक्सीड कर गया, इवन दो कि इनिशियली तो वो इंश्योर थे कि इस प्रोडक्ट को लॉन्च भी करना है या नहीं करना। ओके, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर आ जाते हैं हमारा संक कॉस्ट फॉलिकेसी। संक कॉस्ट फॉलिकेसी में क्या होगा, कंटिन्यू रखेंगे समथिंग जो कि हमारी ऑलरेडी इन्वेस्टेड थी। तो यहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं किसी डिसीजन बेस्ड ऑन अ क्यूमुलेटिव प्रायर इन्वेस्टमेंट, जैसे टाइम मनी रिसोर्सेज रेदर देन करेंट कॉस्ट और बेनिफिट्स को हम देख रहे हैं। जैसे कि हमने उन प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाया जो कि अब फेल हो रहे हैं, लेकिन हम सोच रहे हैं कि किसी न किसी टाइम आकर ये रिकवर हो जाएगा पैसा, तो उसमें इन्वेस्ट करते जा रहे हैं। तो यहाँ पर throwing good money after bad persisting failures, जिसकी वजह से एक कोर्स ऑफ एक्शन अगर फेल भी हो गया तो भी हम लॉसेस को कट डाउन करने की कोशिश नहीं कर रहे, फंड करेंगे एक फेलिंग प्रोजेक्ट को क्योंकि ऑलरेडी बहुत अमाउंट रिसोर्सेज टाइम चला गया है, इवन दो यहाँ पर हमें पता है कि इसमें हो सकता है आगे जाकर लॉसेस भी हो, तो हम इसे अबेंडन नहीं कर रहे। फिर आता है फ्रेमिंग इफेक्ट। डिसीजंस जो हैं किस तरह से इंफॉर्मेशन प्रेजेंट की उसके ऊपर डिपेंड करेगी। तो यहाँ पर टेंडेंसी लोगों की जिनमें एक सिचुएशन को या एक इंफॉर्मेशन को कैसे प्रेजेंट किया गया रेदर देन की केवल फैक्ट्स, तो यहाँ पर लीड किया गया डिफरेंट डिसीजंस को बेस्ड ऑन द प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इवन इफ द अंडरलाइंग डेटा इज सेम। तो एक मेडिकल ट्रीटमेंट जो कि ये बोले 90% सर्वाइवल रेट है वो ज्यादा लोग चूज करेंगे, लेकिन अगर किसी ने बोल दिया कि 10% मोर्टेलिटी रेट रहा है तो यहाँ पर लोगों को डर लग जाएगा। ग्रुप थिंक, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ग्रुप जो है अवॉइड कर रहा है डिसएग्रीमेंट्स को, पुअर डिसीजन मेकिंग की तरफ हम जा रहे हैं। टीम अग्री कर रही है रॉन्ग प्लान के लिए ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज ना हो। तो ग्रुप जो मेंबर्स जो हैं वो हार्मनी को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं और कंसेंसस को ओवर क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव व्यू पॉइंट्स। तो यहाँ पर हमारी पुअर डिसीजन मेकिंग हो जाती है, सप्रेस करेंगे डिसेंट को, लिमिट कर देंगे क्रिएटिव सॉल्यूशंस को, और फ्लॉट डिसीजंस यहाँ पर हम लेने लगेंगे क्योंकि क्रिटिकल डिस्कशन यहाँ पर नहीं हो पाया। तो जो टीम है वो अग्री करेगी स्ट्रेटेजिक डिसीजंस पर, थरली यहाँ पर डिबेट नहीं करेगी मेरिट्स के ऊपर, सिंपली क्योंकि यहाँ पर कोई भी ग्रुप डिसीजंस को डिसरप्ट नहीं करना चाहता। स्टेटस को बाइस डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर हम देखेंगे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर स्टेटस को बाइस में प्रीफर करेंगे कि जो करंट सिचुएशन है और चेंजेस को रजिस्ट करेंगे। ठीक है, जैसे कंपनीज यहाँ पर पुराने सॉफ्टवेयर को ही यूज किए जा रही हैं तो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज करिए क्योंकि डिसीजन मेकर्स जो है वो ज्यादा कंफर्टेबल हैं स्टेटस को के साथ में, करंट सिचुएशन के साथ में, इवन जो कि यहाँ पर जो न्यू टेक्नोलॉजी है वो एफिशिएंसी बढ़ा देगी। तो प्रेफरेंस फॉर मेंटेनिंग द करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स रेदर देन चेंजिंग इवन व्हेन चेंजेस जो है वो हमें बेटर आउटकम्स की तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास मिस अपॉर्चुनिटीज, स्टैग्नेशन, रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलता है टू इनोवेशन और इम्प्रूवमेंट। बैंडवेगन इफेक्ट, यहाँ पर क्या होगा, हम मेजोरिटी को कॉपी करेंगे बिना एनालिसिस के। जैसे आपने वोटिंग के टाइम देखा होगा, लोग जिसको भी लगता है ना कि जीत जाएगा उसको वोट दे आते हैं रेदर देन वो ये देखें कि कौन उनके एरिया में डेवलपमेंट करा सकता है। तो एक बिलीफ या बिहेवियर को हम अडॉप्ट कर रहे हैं बिकॉज दूसरे लोग भी सेम चीज कर रहे हैं, क्रिटिकली चीजों को इवेलुएट नहीं कर रहे, तो कंफर्मिस्ट बिहेवियर की तरफ जाएंगे, मिस इन्फॉर्मेशन पहले ही जाएगी, पुअर डिसीजन यहाँ पर होता है सोशल इन्फ्लुएंस की वजह से रेदर देन साउंड रीजनिंग। तो एक इन्वेस्टर स्टॉक्स में बाई कर रहे हैं क्योंकि सिंपली वो स्टॉक पॉपुलर है और सभी को लगता है कि हर कोई यहाँ पर यही कर रहा है, बिना ये समझे कि एक्चुअल परफॉर्मेंस इस स्टॉक की कैसी हो सकती है। फिर आता है लॉस अवर्जन। लॉस अवर्जन में क्या होगा, हम अवॉइड करेंगे लॉसेस को मोर देन सीकिंग गेन्स। तो टेंडेंसी कि हम लॉसेस को अवॉइड करें ओवर एक्वायरिंग इक्विवेलेंट गेन्स। लोग ज्यादा सेंसिटिव लॉसेस के लिए हैं देन टू गेन्स ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड। अगर मुझे एक इन्वेस्टमेंट 10 रुपीज को लॉस भी दे सकती है और 10 रुपए का प्रॉफिट भी दे सकती है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर प्रॉफिट के ऊपर ध्यान नहीं दूंगी, ज्यादा लॉस के ऊपर ध्यान दूंगी और माइट भी इन्वेस्टमेंट ना करूँ। तो ओवरली कंजर्वेटिव डिसीजंस ले लेते हैं, पोटेंशियल गेन्स हम मिस कर देते हैं ड्यू टू फियर ऑफ लॉस। एक इन्वेस्टर होल्ड ऑन कर रहे हैं किसी लूजिंग स्टॉक को क्योंकि वो रियलाइज कर रहे हैं कि ये जो लॉसेस हैं, अगर मैंने रियलाइज नहीं करना चाहते इन लॉसेस को, मीनिंग कि यहाँ पर उसे जो लॉस हो रहा है उसे वो यहाँ पर कलेक्ट नहीं करना चाहते हैं, वो हो सकता है स्टॉक आगे जाकर और ज्यादा गिर जाए, तो वो यहाँ पर इस बात को नहीं समझ रहे हैं, उसको बेच कर इन्वेस्ट कर दे कहीं और, ऐसा नहीं कर रहे। सेल्फ सर्विंग बायस, सेल्फ सर्विंग बायस में क्या होता है, सक्सेस का मतलब है कि मैं
और फेलियर एक्सटर्नल फैक्टर्स। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का कहना था, अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट होता था जिसमें कि अगर वो जीत गए है ना, सक्सेसफुल हो गया, तो वो टीम को बुलाते थे और टीम स्पीच देती थी। लेकिन अगर फेल हो गया तो वो खुद सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते थे, और ये उन्होंने अपने डायरेक्टर से सीखा था। तो जो टेंडेंसी थी वो यहाँ पर डिफरेंट थी, जस्ट ऑपोजिट थी, जो हमें इसमें सेल्फ सर्विंग बायस में देखने के लिए मिलती है। सेल्फ सर्विंग में क्या है, अगर फेलियर है तो दूसरों के चक्कर में हुआ है, और अगर सक्सेस है तो उसमें मेरी मेहनत है। टेंडेंसी टू एट्रीब्यूट सक्सेसेस टू इंटरनल फैक्टर्स, one's own ability and failures to external factors, फॉर एग्जांपल बैड लक। तो सेल्फ असेसमेंट यहाँ पर नहीं कर रहे, पर्सनल या ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ जो है वो हिंडर हो जा रही है, क्योंकि हम अपनी मिस्टेक से नहीं सीख रहे। तो एक मैनेजर क्रेडिट ले लेते हैं टीम की सक्सेस का, लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर्स को यहाँ पर ब्लेम करते हैं जब टीम फेल कर जाती है। रिसेंसी बायस हो, तो यहाँ पर हमारे पास जो भी रिसेंट इंफॉर्मेशन है उसे ज्यादा वेटेज दिया जाएगा। जैसे अभी कोई अच्छा काम किया और पूरे साल लोग काम नहीं करते हैं, अगर आप देखेंगे ना जब अप्रेजल होता है ऑफिस में, तो लोग पूरे पूरे साल कुछ नहीं करेंगे, लेकिन जिस महीने अप्रेजल होना है उससे 2-3 महीने के अराउंड इतना काम कर कर दिखाएंगे। तो यहाँ पर उनके जो मैनेजर्स होते हैं अकॉर्डिंगली इनको यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ अच्छा अप्रेजल दे देते हैं। तो टेंडेंसी किसमें है कि हम वे करेंगे रीसेंट इवेंट्स को मोर हैवीली देन अर्लियर इवेंट्स, जिसकी वजह से जो डिसीजंस हैं या फिर जो हम डिसीजन जजमेंट्स फॉर्म कर रहे हैं वो अफेक्ट होते हैं। तो डिसीजंस यहाँ पर ओवरली हमारे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं मोस्ट रिसेंट इन्फॉर्मेशन से, हम एंटायर कंटेक्स्ट को नहीं समझ रहे। परफॉर्मेंस रिव्यू ये बहुत होता है ऑफिस में, दिस इज वेरी कॉमन एग्जाम्पल। तो यहाँ पर एम्प्लॉय की रिसेंट अचीवमेंट्स को ज्यादा ध्यान में रखा गया, और जो उनकी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस थी उसको हमने ध्यान नहीं दिया। एट्रीब्यूशन बायस में क्या होगा, हम दूसरों की पर्सनालिटीज को जज करेंगे और खुद को सिचुएशन से। ठीक है, दूसरों को तो यहाँ पर हम नहीं देख रहे कि वो क्यों परेशान है, क्या हो गया, लेकिन यहाँ पर जब खुद की बात आएगी तो हम अपने सिचुएशंस के बारे में सोचने लग जाते हैं। टेंडेंसी टू एट्रीब्यूट अदर पीपल्स बिहेवियर टू देयर कैरेक्टर्स, इंटरनल फैक्टर्स पर ध्यान देंगे रेदर देन टू द सिचुएशंस एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो यहाँ पर एट्रीब्यूट करेंगे खुद की सक्सेस का, जो खुद का बिहेवियर है, टू एक्सटर्नल फैक्टर्स। हमें मिसअंडरस्टैंडिंग्स, मिसजजमेंट्स, अनफेयर इवैल्यूएशन देखने के लिए मिलती है। एक कलीग यहाँ पर लेजी है क्योंकि वो उन्होंने एक डेडलाइन मिस कर दी बिना कंसिडर करे कि एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे कि पर्सनल इमरजेंसी है। ठीक है, हेलो इफेक्ट। हेलो इफेक्ट में क्या होगा, यहाँ पर एक पॉजिटिव ट्रेट जो है वो हमारी इन्फ्लुएंस कर रही है पूरी की पूरी जजमेंट। द टेंडेंसी टू लेट वन पॉजिटिव एट्रीब्यूट और इंप्रेशन ऑफ अ पर्सन, कंपनी और प्रोडक्ट इन्फ्लुएंस अनरिलेटेड जजमेंट्स अबाउट देम। तो बायस इवैल्यूएशन हो रही है, डिसीजंस यहाँ पर सिंगल पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से दिए जा रहे हैं। जैसे यहाँ पर कैंडिडेट हैं जो कि हाईली कॉम्पिटेंट है सभी एरियाज में, ऐसा हमने मान लिया। क्यों मान लिया, क्योंकि उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड बहुत अच्छा है। जैसे इंडिया में आईआईटीएन लोग के साथ होता है, अगर आप एक आईआईटीएन है तो ऑफेंड मत होना, दिस इज जस्ट अ जनरल एग्जांपल दैट आई एम गिविंग यू। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आईआईटीएन स्मार्ट नहीं होते हैं। ओके, इसका सिंपल सा एक मतलब है कि हमने एक आईआईटीएन को उसकी एजुकेशन बैकग्राउंड के ऊपर जज कर लिया। तो यहाँ पर क्या क्या स्ट्रैटेजीज हैं जिसके थ्रू हम मिटिगेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम अवेयरनेस और ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो एजुकेट करेंगे डिसीजन मेकर्स को अबाउट बायसनेस और उनका इम्पैक्ट क्या रहेगा डिसीजन मेकिंग में। डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स, तो डेटा और एनालिटिक्स को यूज करना चाहिए, एविडेंसेस के ऊपर रिलाई करो ना कि गट फीलिंग के ऊपर। तो यहाँ पर डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल जो है डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करे जाएंगे, जो कि काउंटरैक्ट करेंगे इंडिविजुअल बायसनेस को। स्ट्रक्चर्ड डिसीजन मेकिंग करनी है तो चेकलिस्ट, डिसीजन ट्रीज, स्वॉट एनालिसिस, इन सबको हम यूज करेंगे ताकि फॉर्मल डिसीजन मेकिंग हो। डेटा ड्रिवन हमारे पास में यहाँ पर डिसीजंस होते हैं, तो डेटा के ऊपर हम रिलाई करेंगे, ऑब्जेक्टिव एविडेंसेस के ऊपर, रेदर देन हमारे इंट्यूशंस क्या हैं। डेविल्स एडवोकेसी, यहाँ पर हम असाइन करेंगे किसी दूसरे लोगों को जो भी चैलेंजिंग असम्पशंस हैं। तो जो यहाँ पर किसी का रूल था क्वेश्चनिंग का और चैलेंजिंग का, ठीक है, वो हम यहाँ पर असाइन कर रहे हैं assumptions to prevent group thinking। ठीक है, तो असाइन क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर, हम असाइन कर रहे हैं someone to challenge assumptions। पॉज एंड रिफ्लेक्ट में क्या होगा, हम टाइम लेकर पास्ट डिसीजंस के ऊपर रिफ्लेक्ट करते हैं, देखते हैं कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कैसी ये जो बाइसेस हैं ये उनको इन्फ्लुएंस कर रही थी, और अब हम क्या फ्यूचर में अलग कर सकते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग और मिटिगेटिंग बाइसेस हमारे लिए क्रूशियल होता है ताकि हम ज्यादा एक्यूरेट
फेयर डिसीजन मेकिंग कर पाए और इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग कर पाए पर्सनल और प्रोफेशनल कंटेक्स्ट में। इसी के साथ में डिसीजन मेकिंग जो है वो आपकी कंप्लीट हो जाती है। अच्छा, एक चीज याद रखना, बायसेस जो होती है ना वो नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसीज हैं जो कि हमारी रैशनल जजमेंट को डिस्टॉर्ट कर देती हैं। तो अवेयरनेस, स्ट्रक्चर टूल्स, डेटा ड्रिवन डिसीजंस, डेटा यहाँ पर डाइवर्स पर्सपेक्टिव ही हमें इन बायसेस को कम करने में हेल्प करते हैं। ओके, आई होप आपको दोनों लेक्चर्स पसंद आए होंगे। वीडियो को पहले लाइक कर लो। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इन केस यू आर प्लानिंग टू बाय आवर कोर्सेस, पीडीएफ में वही कंटेंट है जो आपको वीडियोस में पढ़ाया जा रहा है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा एक्सेप्ट एमसीक्यूज वगैरह जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, कंटेंट ऐसा नहीं है कि कॉन्सेप्ट में कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाने वाली हूँ मैं। पहली बात तो हम लोग कोर्सेज में वीडियोस नहीं देते हैं, वीडियोस सब कुछ आपको यूट्यूब पर फ्री मिलते हैं। दूसरा चीज, जो पीडीएफ होती हैं वो आप एप्लीकेशन में डाउनलोड कर सकते हो, मीनिंग आपने डाउनलोड करा, पढ़ा, आपने एप्लीकेशन के थ्रू पढ़ लिया। अब आप मान लो कहीं पर ऐसी जगह पढ़ने गए जहाँ नेटवर्क नहीं है, एप्लीकेशन से डाउनलोडेड पीडीएफ है, पढ़ पाओगे। बट अगर आप सोच रहे हो कि ये मैं अपने दोस्त को शेयर कर लूंगा, डाउनलोड कर लूंगा या फिर यहाँ पर इसे प्रिंट करवा लूंगा, तो दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन विद अवर कोर्सेज। तो ये चीज याद रखना अगर आप कोर्सेज खरीदने का प्लान कर रहे हो। और ऐसा सिंपली इसलिए क्योंकि टेलीग्राम पर आपको भी पता है क्या सीन चल रहा है, और ये हमारे साथ भी हो चुका है। पिछले साल सभी कोर्सेज में पीडीएफ फ्री थी, इस साल हमने ये चीज हटा दी है। ओके, बाकी अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, और कमेंट कर बताना आपको अगर कुछ और भी चाहिए। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स ने यहाँ पर कंप्यूटर्स की वीडियोस मांगी थी, तो आई विल स्टार्ट देम वेरी सून। माइट भी मैं एक दिन का ब्रेक लूं और उसके बाद स्टार्ट करूं, अदरवाइज मैं इसको कल से स्टार्ट कर दूंगी। ओके, चलिए अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही है। इसी के साथ में डिसीजन मेकिंग हमारा कंप्लीट हो चुका है। और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच।